हेलो, तो दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या होती है? एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी से रिलेटेड। इनहेरिटेंस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से प्रोजेनी तक आगे बच्चों तक जाते हैं, उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है? बेस ऑफ हेरिडिटी बनता है। अब हेरिडिटी क्या होती है? इस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं हम मतलब जो इनहेरिटेंस की स्टडी को बोलते हैं वेरिएशन स्टडी, ठीक है। और हेरिडिटी वेरिएशन ये डिग्री वगैरह बताता है कितनी वेरिएशंस आएंगी। तो ये बनता है हमारा वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? बेस ऑफ हेरिडिटी। अब बात आती है, उसके बाद बात करते हैं जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है जो कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हम जीन, ठीक है। उसका दे रखा है ह्यूमन। थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में पहले से भी जानते थे, 8000 10,020 से पहले। यहाँ पे उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट पेज पे ब्रीड दे रखी है गाय की, काऊ की, साहिवाल इन पंजाब। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखा है मेंडल्स के बाद, मेंडल का देखा है हमें ग्रेगर जॉन मेंडल। उसका किस ईयर में उसने एक्सपेरिमेंट किया? 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे, 1956 से 1953। इंपॉर्टेंट है क्या? कहाँ के रहने वाले, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ किस एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? गार्डन पी पे, जो गार्डन पी होती है, ठीक है। उसने क्या किया था? पहली बार क्या किया था? मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग यूज़ की थी बायोलॉजी में, जिस वजह से थोड़ा सा साइंटिस्टों को एबनॉर्मल लगा था और ये पॉपुलर नहीं हो पाए थे ज़्यादा, ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज़ करे थे जो ब्रीडिंग कराई थी इन्होंने प्लांट्स के बीच में। इन्होंने क्या किया था? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेते हैं, मतलब जिनके जो एलील्स हैं ना। अब आती है एलील्स। जीन्स क्या होते हैं? पहले उन्होंने जीन्स पढ़ा, जीन्स पेयर में होते हैं, ठीक है। जीन पेयर में होंगे कैसे? जैसे टी टॉल के जीन है। अब एलील क्या होते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं एलील। ये भी एक एलील है, ये भी एक एलील है, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं? जीन के वो दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स, ये दोनों भी जीन के भी पेयर के, ये दोनों भी जीन ही है। जीन और एलील में फर्क है। देखो जीन तो सारी है, हाइट का भी जीन है, कलर का भी जीन है, सारे जीन है। लेकिन एलील्स क्या होते हैं? दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स। जो हाइट के 2 जीन्स होंगे ना उनको तो बोलेंगे एलील, बाकी ऑल सारे जीन्स हैं, ठीक है, सब जीन है, समझे। ये दो एलील्स की बात आई। तो इसने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग कौन से होते हैं? इनमें दोनों कैपिटल होते हैं या दोनों स्मॉल होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। या तो दोनों ट्रू लंबे हों या दोनों छोटे हों, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉल होगा और एक होता है टी, ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट या ड्वार्फ। तो इन प्लांट्स को इसने फ्यूज कराया। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट एक बार देख लीजिए, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये चार्ट है इनका। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसने इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस यूज़ किए थे और इसने क्रॉस कराया था। ये आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या रहता है? सारे प्लांट टॉल बनते हैं। सेकंड जनरेशन में रहता है एक प्लांट छोटा बनता है, बाकी 4 लंबे बनते हैं। तो 3 रेशियो बनाता है, फिनोटिपिक रेशियो। तो वही सब यहाँ पे जीन क्या देखा? जीन क्या? इसने उसके बेस पर कुछ लॉज निकाले, कुछ एजम्पशंस कि कोई ऐसी चीज़ है जो स्टेबली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रही है, उसको उसने बोला फैक्टर्स। बाद में इसको जीन बोल दिया गया, ठीक है। उसके बाद एलील्स का, उसके बाद में एलील्स का बताया गया। एलील्स क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स को बोलते हैं एलील्स, ठीक है। बाद में अब इसको पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट थे आर.सी. पुनिट, ब्रिटिश, रिग्नाल्ड आर.सी. पुनिट, इसका नाम है ब्रिटिश, के बारे में पूछा गया है। इसने अपना पुनिट्स कर दिया था, जिसकी मदद से हम बता पाते हैं कि कितने कौन से प्लांट बनेंगे रेशियो में, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो। याद रखिए जीनोटाइपिक रेशियो था जो जीन्स का रेशियो था, टी वो सब होता है जीन, और एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो होता है जो हमें बाहर से दिख रहा है, कलर, हाइट वगैरह वो सब, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं पेज। यहाँ पे ये वही मोनोहाइब्रिड रेड क्रॉस के बारे में दे रखा है। एक ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, बायनोमियल इक्वेशन है, इसमें दिखा रखा है ax और by। यहाँ पे a की वैल्यू, a क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/2 कितने कितने परसेंट जीन, जैसे हमने क्रॉस कराया इसका और इसका, ठीक है। तो क्रॉस कराएंगे तो 50% चांस रहता है हर जीन का 50% चांस रहता है। तो a क्या होगा? 50%, 1/2। और x क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा जीन है? टॉल के लिए तो t, शॉर्ट के लिए तो छोटा t, ठीक है। तो इससे हमने इक्वेशन बनाई है, हर जीन के लिए 50% लेके उसको खोला तो ये इक्वेशन मिली। इसको एक बार याद कर लीजिएगा, MCQ बन सकता है इस पर। बाद में आ जाएगा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं? F1 जो जनरेशन बना हमारा जो मोनो हाइब्रिड का, उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, उसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो डेफिनेशन दे रखी नीचे, F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस करेंगे, जिससे इसका फायदा क्या होता है? इसमें हमें रेशियो मिलता है 1:1। इससे पता चल जाता है हमें कि 1:1 की हम पता चलता है कि जो पेरेंट है, जो F1 जनरेशन है, वो हेट्रोगेमेटिक, हेट्रो जाएगा से होमो जाएगा से टॉल, हेट्रो जाएगा से होमो जाएगा टॉल, उससे पता जाता है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे इसने 2 लॉज निकाले मेंडल ने, प्रिंसिपल, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था?
ये बताता है कि जो कैरेक्टर्स के जीन हमेशा पेयर में मिलता है, एक जीन दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है, एक जीन रिसेसिव होता है। इसके बेस पे इसने प्रूव किया था कि जो 3:1 रेशो आता है ना फिनोटाइपिक रेशो, वो इससे प्रूव हुआ था। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, एलील्स बनते हैं। बोला था इन्होंने कि एलील्स सेग्रीगेट करते हैं, पेयर में सेग्रीगेट करते हैं, अलग होते हैं कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेकिन उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती। देयर इज नो एनी ब्लेंडिंग, देयर इज नो एनी ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। प्रॉपर एक जो अपना एलील है वो प्रॉपर बनेगा और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ये बताया था उन्होंने। उसमें किसी तरह की सेग्रीगेशन नहीं होगी, सेग्रीगेशन नहीं होती इस तरह की। नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेंडल के डेविएशन दे रखे हैं। नॉर्मली क्या होता था हमें पता है, डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वही 3:1, 9:3:1, इस तरह के रेशियोज आते हैं हमारे। अब क्या होता है, उसमें डेविएशन मिल जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई डेविएशन है, नॉर्मली पता है फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। तो क्या होता था उसमें, क्या होता था, हम बोलते थे जैसे कि ये भी टॉल ही होगा, हम ये बोलते थे ये भी टॉल होता है और ये भी टॉल होता है। तो इसमें कोई फर्क तो दिखता नहीं था अब तक हमें, लेकिन डेविएशन में क्या ना हमें फर्क दिखेगा। ये वाला हमारा इसमें थोड़ा ये और ये डिफरेंट होने लगे। ऐसे हमें प्लांट के अंदर मिला, पी के अंदर तो ऐसा नहीं था। एक प्लांट मिला, इसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन मेजस या एंटी हिरार्कियन मेजस। ओके, कई सारे प्लांट होते हैं। 4 o'clock भी प्लांट होता है, इसके अंदर भी हमें मिलता है। ये सारे प्लांट्स के नेम है जिनके अंदर डेविएशन मिलता है। इसमें क्या रहता है, जो फ्लावर के बीच में हम क्रॉस कराया, जो प्योर रेड था उसको RR बोला, जो वाइट था उसको क्या स्मॉल r। जो पिंक बने ना फर्स्ट जनरेशन में सारे फ्लावर्स पिंक बने, सेकंड जनरेशन में भी फिर जो रेशियो बना ना फिनोटाइपिक रेशियो, नॉर्मली 3:1 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पिंक फ्लावर्स बनने लगे। जो हमारे दो प्लांट्स हैं ना वो पिंक बने, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक सेम आ गया। एक रेड बना, एक वाइट बना, 2 पिंक फ्लावर बन गया। जो बीच रहता है, जो हेट्रोजाइगस फ्लावर थे वो पिंक रह गए। तो ये बोला है। अब ये डिपेंड किस पे, ये डिपेंड करता है एलील्स के पेयर पे। एलील्स का पेयर जैसे मान लो यहाँ पे RR है ना, तो इन जीन्स पे डिपेंड करेगा। इनमें मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया, मतलब कोई चेंज आ गया, एक में चेंज आ गया, एक नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बात आती है इस वाली की, इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास। या तो नॉर्मल एंजाइम बन सकता है, नॉर्मल एंजाइम बन सकता है, जैसे नॉर्मल जैसे पुराना वाले वैसे बनाएगा। ये मोस्ट कॉमन केस होता है हमारी बॉडी में, अक्सर कई म्यूटेशंस होते रहते हैं, जीन में चेंजेस। तो नॉर्मली काम करेगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। नॉर्मल लेस एफिशिएंट प्रॉपर एंजाइम बन जाएगा और उसका कलर रेड का रेड रह जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब या तो नॉर्मल एंजाइम ना बने, कोई और एंजाइम बनने लग जाए, या फिर एंजाइम बने ही ना, एंजाइम पूरा ही ना बने, या फिर कोई और एंजाइम बन जाए। तो इस केस में क्या आएगा, तो फिनोटाइपिक है ना कलर, वो हमें डिफरेंट दिखाई देगा, उसमें चेंज आ जाएगा, कुछ रेड की बजाय पिंक आ जाएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी होना चाहिए। हेट्रोगैमस कंडीशन, हेट्रोगैमस और होमोजाइगस है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो उसमें बता रखा है क्या क्या कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जीन में अगर कुछ एलील में मॉडिफिकेशन आएगा तो उस वजह से कंडीशन आ सकती है हमारी। नॉर्मल एंजाइम बसता है, नॉर्मल एंजाइम हो तो नॉर्मल चीज़ चल जाएगी, लेकिन अगर चेंजेस आएंगे तो ये चेंज आ सकते हैं। मॉडिफाइड जीन में ये चेंजेस 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, यही सब देखना आप। नेक्स्ट केस देखा, नेक्स्ट डेविएशन देखा हमारा। तो नेक्स्ट डेविएशन हमारे देखा मंडल का कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, नॉर्मली पता होता है एक जीन दूसरे के ऊपर डोमिनेंट रहता है और एक जीन रेसिसिव बनता है, डोमिनेंस लॉ था हमारा। लेकिन इसमें क्या रहता है, एक साथ 2 डोमिनेंट जीन आ जाते हैं तो कोडोमिनेंस क्या होता है, दोनों जीन आपस में एक दूसरे पर डोमिनेंट रहते हैं, दोनों जीन साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं इक्वली, तो उसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप में कहने मिलता है, हमें दिखा रखा है ब्लड ग्रुप की I जीन होती है। ये कौन से क्रोमोसोम पे होती है, 9th क्रोमोसोम पे होती है, याद रखिएगा। इसके पास क्या क्या, ठीक है, तो 9th जीन होती है। इसके पास कौन कौन से एलील होते हैं जीन पे, एक तो A एलील होता है, एक D एलील होता है और एक I एलील होता है, ठीक है। A होता है मतलब A प्रोटीन आएगा, उसके ऊपर जो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर A जीन रहेगा, तो A एंटीजन आएगा, A प्रोटीन, जिससे ब्लड ग्रुप A बन जाएगा। B आएगा तो B बन जाएगा। तो क्या क्या, तो हमारे पास कुछ जीनोटाइप्स बनते हैं, कुछ फिनोटाइप बनते हैं। मेनली ब्लड ग्रुप तो हमारे पास 4 होते हैं, तो 4 फिनोटाइप बनेंगे, लेकिन जीनोटाइप उसके 6 होते हैं। याद रखिए, होमोजाइगस A और हेट्रोजाइगस A भी पॉसिबल है, और होमोजाइगस मतलब I जीन साथ में आ जाए तो ये और ये दोनों तो A ब्लड ग्रुप आएगा, ये और ये B ब्लड ग्रुप आएगा, ऐसे ये और ये O ब्लड ग्रुप आएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ सकता है लास्ट में AB। ये होता है हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, मतलब A और B साथ में आ गए और दोनों इक्वली एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कोडोमिनेंस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ ही कोडोमिनेंस हमारा ब्लड ग्रुप है, हमारा मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल होता है। मल्टीपल एलील्स हमें कब दिखाई देता है, जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, मतलब हमारे पास एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं। तब एक सिंगल ह्यूमन के अंदर तो 2 ही होंगे, लेकिन जब पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे
तो हमें अलग अलग टाइप के उसके जीन्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। नेक्स्ट केस दे रखा है हमें मेंडल डेविएशन का प्लोट्रॉफी। ये तीनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस के डेविएशंस हैं। प्लोट्रॉफी नॉर्मली क्या रहता है, एक जीन एक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन क्या रहे एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करने लगे तो उसको बोलते हैं हम प्लोट्रॉफी। इसका एग्जांपल है एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करेगा, एक से ज़्यादा इफेक्ट, तो इसका नाम आएगा प्लोट्रॉफी, ठीक है। जैसे पी सीड्स के अंदर, मटर के जो बीज हैं उसके अंदर स्टार्च का सिंथेसिस, दो चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, सीड की शेप और उसका साइज, दो कैरेक्टर हैं, इस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जो हमारा अब सीड में एक तो ये वाला सीड बनेगा, इसको तो बोलेंगे ये राउंड होगा और बिग साइज का होगा। दूसरा कौन सा आया, दूसरा सीड आएगा हमारे पास बी और बी, ये राउंड होगा और थोड़ा इंटरमीडिएट साइज का होगा। देखिए प्लोट्रॉफी आ गया ना, दो चीज़ें, एक चीज दो कैरेक्टर शो कर रहा है, सीड का शेप और साइज, इंटरमीडिएट साइज। और ये वाला क्या रहेगा, इसका रिंकल शेप रहेगा, मतलब थोड़ा दाने दाने रिंकल शेप और स्मॉल साइज होगा इसका। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमारे ये प्लोट्रॉफी। अब इसमें क्या है, जो हमारे एक कैरेक्टर अगर कंसिडर करें, जैसे हमारा कौन सा कैरेक्टर कंसिडर करें, हम साइज को कंसिडर करें, तो क्या हमारा स्टार्च ग्रेन साइज है वो एक एग्जाम्पल कंसिडर किया जा सकता है हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। जैसे हमारा एंटी ड्रैगन वाला, स्नैप ड्रैगन वाला फ्लावर था, एंटी हरारकिया मेजिस वाला, तो इसी तरह से जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो भी हम एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों पूरा एस्पेक्ट देखें, शेप और साइज का सीड का, तो प्लोट्रॉफी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा हमें तो पता चला हमें डोमिनेंस क्या है, वो डोमिनेंस कोई फिक्स नहीं है, डोमिनेंस डिपेंड किस पर है, डोमिनेंस किस चीज़ की, कि कितना हमारा एंजाइम बन रहा है जीन के, कितना एंजाइम बन रहा है किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए, वो बताता है हमें डोमिनेंस। तो यहाँ पे लाइन लिखे, डोमिनेंस इज एन ऑटोनोमस फीचर और डिपेंड ऑन प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब जीन प्रोडक्ट कितना है, जो एंजाइम होगा बेसिकली जो कैरेक्टर को शो करता है, उस पर डिपेंड करता है डोमिनेंस। उसके बाद हमारा डाइब्रेट क्रॉस देखा है, आपको पता है डाइब्रेट क्रॉस पे चार्ट बनता है, 9:3 आता है। यहाँ पे एक रेशियो और याद कर लीजिए, ये तो देखिए, ये तो फिनोटाइपिक रेशियो होता है। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे याद करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो क्या क्या कैरेक्टर से होते हैं, देखिए तो ये होगा राउंड येलो, पहले एक बार इनको चेंज करते जाइए आर वाले को, ठीक है। दूसरी बार क्या, पहले हमने क्या किया था, आर के तीनों केसेस ले लिए, अब क्या करिए आर के फिर से 3 केसेस लीजिए, छोटे आर। अब क्या कीजिए, वाई के तीनों लार्ज लेता ना, ऐसे कर लीजिए, एक बार छोटे वाई, एक बार ऐसे, ठीक है। फिर तीसरे बार आर को चेंज करिए, 3 केस लिए आर के, और इस बार क्या करिए, येलो वाले को छोटे वाले बना लीजिए, छोटे छोटे। तो इस तरह से 9 जीनोटाइप बनते हैं हमारे इसमें, और हर एक का रेशियो होता है, याद रखिए 1:1, इनका रेशियो आता है 2:4:2, इसका 1:1, ये रेशियो कर लीजिए। कैसे बनाया मैंने, पहले एक बार मैंने क्या किया, आर को चेंज किया, आर को मैं चेंज करता गया, राउंड होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, फिर होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसे बार 3 बार बनाया। और वाई को मैं चेंज किया, पहली बार मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट लिखा तीनों में वाई, फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, फिर होमोजाइगस रिसेसिव, और 1:1, 2:4:2 और 1:1, इस तरह डिपेंड करता है, पता जाता है कौन सा जीनोटाइप कितना बनेगा, इससे आप मैच करके निकाल सकते हैं कि डोमिनेंट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब डोमिनेंट जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में है तो उस समय एक इंडिपेंडेंट लॉ मिला, इसने बताया कि 2 जीन जो आपस में, अब देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी कर सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, 2 जीन्स था जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं और इंडिपेंडेंटली कंबाइन होती है। लॉ स्टेट दैट 2 पेयर ऑफ जीन और ट्रेट्स कंबाइन इन डाइहाइब्रिड सेग्रीगेट फ्रॉम 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, मतलब 50-50% चांस होता है कोई भी जीन के कैसा भी कैरेक्टर के, ठीक है। अब था इसमें भी कुछ हमारा डेविएशन मिला आगे चल के। एक साइंटिस्ट था TH मॉर्गन, इसके बाद ये रखा है हमारे पास, TH मॉर्गन के बारे में लिखा है फर्स्टली। अब बात आती है, ठीक है, ये तो मेंडल के बारे में, तो उसके अभी आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोम थ्योरी के बारे में, TH मॉर्गन के बारे में। पहले हमारे देखा क्रोमोसोम थ्योरी से पहले मेंडल का देखा है कि मेंडल क्या था। मेंडल ने मेहनत तो बहुत की अपने काम पे, तीनों लॉज दिए, चार्ट्स बनाए, लेकिन फिर भी पॉपुलर नहीं हो पाया। रीज़न क्या था, मेंडल की डेथ कब हो गई, मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया 1865 में। उसका काम खत्म कब हुआ था, शुरू कब किया था उसने काम अपना, 1856 से 1863 हमने पीछे पढ़ा था, ये रहा 1856 से
1863 में उसने अपना काम खत्म कर लिया, 1865 में उसने अपना काम पब्लिश करने के लिए दिया, उसने अपना काम पब्लिश करने दिया, लेकिन उसका काम रिजेक्ट हो गया, उसका काम देखा भी नहीं गया। अब उसके कई रीज़न थे, और कई रीज़न थे। क्या क्या रीज़न थे? पहली बात, उसने पहली बार मैथमेटिक रीजनिंग वगैरह यूज़ की थी, जो कि क्या था, साइंटिस्ट को काफ़ी इलॉजिकल लगा था। दूसरा क्या था, उसके पास अच्छे सोर्सेज नहीं थे, वो काफ़ी मतलब उसके बाद इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह नहीं थे, कम्युनिकेशन के सोर्सेज नहीं थे, थोड़ा मतलब रिच फैमिली से नहीं था, तो इस वजह से वो उसका काम दब गया, जिस वजह से उसका काम को अप्रिशिएशन नहीं मिला। ठीक है, ये 3 रीज़न रहे। पहला रीज़न क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। सेकंड रीज़न, उसका जीन का जो फैक्टर था, वो उसने बोला था कि डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब क्या है, एक जीन दूसरे से सेग्रीगेट होता है बिना किसी ब्लेंडिंग के। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन आ गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें क्या था, ब्लेंडिंग दिख रही थी हमें, तो ये चीज़ उसके लिए एक अजीब पॉइंट बन गया था, मतलब उसके अगेंस्ट चला गया था। सेकंड, उसके पास मैथमेटिक्स रीजनिंग है। 3 रीज़न थे, लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल काम की, उन्होंने सेम काम किया मेंडल के वर्क पे और सेम रिजल्ट मिले, तब मेंडल की रीडिस्कवरी हुई। ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कॉरेंस और शेमार्क, ये 3 साइंटिस्ट थे। शेमार्क, कार्ल कॉरेंस, उसका पूरा नाम होता है कार्ल कॉरेंस, और ह्यूगो डेवरिस, ये डेवरिस याद रखिए। ये 3 साइंटिस्ट ने मेंडल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आए क्रोमोसोम थ्योरी। अब क्रोमोसोम थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने दिया था, याद रखिएगा, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवारी, ये 2 साइंटिस्ट हैं। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? सतन का। अगर किसी एक साइंटिस्ट का मार्क करने आता है तो आप सतन का मार्क करेंगे। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट करे? इन्होंने क्रोमोसोम को स्टडी करा उस टाइम, और क्रोमोसोम का मियोसिस वगैरह स्टडी करा इन्होंने। जब इन्होंने स्टडी करा तो इन्हें पता चला कि जैसे मेंडल के फैक्टर्स थे, सेग्रीगेट कर रहे थे, कमाए होते, सेम बिहेवियर क्रोमोसोम शो कर रहे हैं, होमोलोगस पेयर। तो इसलिए क्रोमोसोम थ्योरी उस टाइम मेंडल काम की रिडिस्कवरी हो गई। क्रोमोसोम थ्योरी बनी कब? क्रोमोसोम थ्योरी 1902 में, ये बात याद रखें। तो क्या है, 1902 में क्रोमोसोम थ्योरी दी गई थी, 1902 में, और किसके साइड में थे? वॉल्टर सतन और थियोडोर बोवारी। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन का था सतन का। क्रोमोसोम बिहेवियर सेम था जीन की तरह ही, ये पूरा एनाफेज मियोसिस वगैरह दे रखा है। अब क्रोमोसोम थ्योरी इन्होंने सतन बोवारी ने करी, और इन्होंने क्रोमोसोम के नॉलेज को मेंडल के प्रिंसिपल से कंबाइन करके, सतन ने किया था ये काम, क्रोमोसोम का बिहेवियर को मेंडल के फैक्टर से कंपैरिजन करके निकाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो यहाँ पे। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, जिसने क्या किया, मेंडल का जो लॉ था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस पर भी एक एक्सेप्शन दे दिया। उसने क्या किया, एक इंसेक्ट पे वर्क किया जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसका नाम होता है फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं इसे, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई। इसमें मेल और फीमेल दे रखे हैं दोनों। अब बात आती है इसने इसको ही क्यों यूज़ किया। इसका क्या था, पहली बात तो इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 1 से 2 वीक्स का होता है, अबाउट 2 वीक्स होता है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था 2 वीक्स का होता है। दूसरा, इसमें क्या रहता है, ईजिली अवेलेबल रहता है, कहीं भी हम इसे लैब में आप ग्रो कर सकते हैं इसको। इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, और साथ ही साथ इसके प्रोजेनिस भी एक बार क्रॉस में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस बनती है, प्लस साथ में इसमें क्लियर कट सेक्स डिफरेंशिएशन होता है मेल फीमेल का। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें हेरिडिटरी वेरिएशन भी बहुत सारे होते हैं। पहले 4-5 दिन देखिए, पहले तो लैब मीडियम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लाइफ साइकिल 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है, सिंगल मेटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस बनती हैं, क्लियर कट मेल फीमेल में डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ हेरिडिटरी वेरिएशन भी इसमें काफ़ी सारी थी, लो माइक्रोस्कोप की पावर पे भी हम इसे हेरिडिटरी वेरिएशन देखते हैं। अब इसमें क्या था, लिंकेज के वेरिएशन दे रखी थी, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब 2 जीन आपस में लिंक रहते हैं, और 2 जीन आपस में कुछ जीन ज़्यादा सेग्रीगेट करके नए वेरिएशन शो करते हैं, कुछ जीन्स वेरिएशन नहीं शो करते। तो उस बारे में देखा 2 जीन आपस में लिंक रहता है। ऐसा कब होता है, जब 2 जीन सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, तो मियोसिस के पैकेटिंग फेज में जो रिकॉम्बिनेशन बनना होता है ना, वो ज़्यादा नहीं बन पाता। मतलब जितनी भाई रिकॉम्बिनेशन जितना होगा उतना होगा, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, याद रखिएगा, कुछ फ्रीक्वेंसी रखिए, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हो सकता है आपका 50%, जबकि पेरेंटल टाइप कितना होता है, लिंकेज कितनी हो सकती है मैक्सिमम, याद रखिएगा, मैक्सिमम लिंकेज हो सकती है 100%। और लो का माने तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन, और लो रिकॉम्बिनेशन कितना होता है, लोएस्ट 0%, जबकि लिंकेज का लोएस्ट कितना हो सकता है, ये तो मैक्सिमम था, ये लिंकेज मैक्सिमम लिंकेज का, और लो कितना हो सकता है लिंकेज 0%, सॉरी 50%। तो ये जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन खत्म होता है, लिंकेज वहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखिए, पेरेंट टाइप या तो बराबर मिल सकते हैं, मतलब जब जनरेशन में क्रॉस कराएंगे F2 जनरेशन में, या तो पेरेंट टाइप उसके बराबर मिलेंगे या फिर उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो लिंकेज होती है, तो लिंकेज मतलब 2 क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाते, और अगर अलग हो जाते हैं, नए कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब फ्रूट फ्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए देख सकते हैं इसमें, एक तो इसने लिया वाइट कलर और येलो कलर। ठीक है, वाइट और येलो कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे, 1.3%, बाकी सारा पेरेंटल था। उसका इसने लिया वाइट और मिनिएचर। मिनिएचर क्या था, विंग का कैरेक्टर था, मतलब छोटे और बड़े विंग, मिनिएचर।
इसमें कितना मिला 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिला। ये याद कर लीजिए बस, इसमें यहाँ पे ये चीज़ याद करने लायक। अब जितना ज़्यादा, अब एक क्वेश्चन और है, जितने ज़्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होगी, जीन डिस्टेंस फॉर्मूला है, जीन डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा हमारा रिकॉम्बिनेशन होएगा, और जितनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा लिंकेज होगी। ठीक है, लिंकेज, ये फॉर्मूला याद रखिए। जितनी ज़्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होंगी उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, और जितनी कम उतनी ज़्यादा लिंकेज। नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉस दे रखा है कि कैसे कैसे हुआ मेल फीमेल का। ये फीमेल था वाइट येलो, मेल उन्होंने वाइल्ड टाइप दे रखा है, क्रॉस कराया उन्होंने, एक वाइल्ड टाइप फीमेल बने, एक मेल बना। बाद में उसमें आगे पेरेंट क्रॉसेस कराया तो हमारे पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आए, पेरेंट जनरेशन। देखिए पेरेंट जनरेशन ये है और ये रिकॉम्बिनेशन क्या है, जितने टाइप के हो सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, देखिए पहले तो ये दो थे, अब इनको तोड़ के उल्टा लगा दीजिए तो हमारे रिकॉम्बिनेशन टाइप्स बन जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन मतलब उल्टा लगाने क्या होगा, एक येलो और वाइल्ड आ जाएगा, ये वाइल्ड टाइप बना और ये वाइट और येलो बना, तो हिसाब से कॉम्बिनेशन बन के अलग तरीके से बन सकते हैं। तोड़ के हम अलग तरीके से जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम उतने बना पाते हैं। मेल फीमेल में 4 मेल बनते हैं, 4 फीमेल बनते हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये सारा वाइट और येलो को दे रखा है। 1.3% हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है और पेरेंट 98.7 होता है, तो हम माइनस में निकाल सकते हैं, और रिकॉम्बिनेशन 37.2 होते हैं यहाँ पे। बाद में यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखा है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम बनाता है एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के बारे में दे रखा है, जिसको हमने बोला था बेयर बॉडी बोलते हैं या फिर हैंगिंग बॉडी बोलते हैं, एक्स बॉडी बोलते हैं, एक्स बॉडी। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था हैंकिंग्स ने, साइंटिस्ट का नाम है हैंकिंग, 1981 में, याद रखिएगा 1981 में हैंकिंग ने डिस्कवर किया था जब उसको स्ट्रक्चर था। अब बात आती है बेयर बॉडी निकालते हैं, जैसे बेयर बॉडी से इतना नहीं बोलते, बेयर आप एक्स बॉडी याद रखिए, बेयर बॉडी कैसे निकालते हैं बात आती है। कुछ जैसे बेयर बॉडी बोल देते, कुछ नहीं हुआ। अब बेयर बॉडी निकालते कैसे हैं, किसी कई बार क्वेश्चन आता है बेयर बॉडी निकालने, तो कैसे निकालना होता है, बेयर बॉडी फॉर्मेशन, बेयर बॉडी फाइंडिंग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जितने भी हैं, मेल फीमेल जितने भी हैं, क्रोमोसोम -1, इससे हम बेयर बॉडी निकाल सकते हैं, कितनी बेयर बॉडीज हमारे पास हैं। इसको शुरुआत में तो इसको बेयर बॉडी बोल दिया था एक्स क्रोमोसोम को, लेकिन बाद में बेयर बॉडी ये नहीं होता। ठीक है, बाद में पता चला। तो ये हमारे हैंकिंग्स ने एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया था, इसको नाम देता है एक्स क्रोमोसोम, बाद में चलता है एक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स डिटरमिनेंट दे रखा है कौन कौन सा टाइप का, मेल ह्यूमंस के अंदर, याद रखें यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, आगे देखते हैं। देखिए कौन कौन सा किसका टाइप मिलेगा। एक तो होते हैं मेल हेट्रोगेमेटिक, मतलब मेल के अंदर मेल से डिटरमाइन होगा मेल फीमेल, और या फिर फीमेल से। मेल हेट्रोगेमेटिक मतलब मेल से डिफाइन होता है, हेट्रोगेमेटिक। इसका दे रखा ह्यूमन में होता है, कौन सा होता है, एक्स वाई टाइप का होता है, एक्स 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 वाई। और ड्रोसोफिला जो हमारा था TH वाला, TH हंट मॉर्गन ने किया था लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट, उसका था, उसने दिया था ड्रोसोफिला। ठीक है, इसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं, इन दोनों के अंदर XY होता है। उसके बाद आती है इंसेक्ट्स पे, बाकी इंसेक्ट्स पे, हनी भी, फिलहाल इंसेक्ट की बात करते हैं, नॉर्मल इंसेक्ट। इंसेक्ट में होता है XO टाइप का, इसमें क्या रहता है, ये मेल का होता है, फीमेल होता है। फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, 1 एक्स्ट्रा इन फीमेल। ठीक है, तो इससे डिफाइन होता है मेल फीमेल। उसका आता है हनी बी का, ये तो इंसेक्ट के लिए, नॉर्मल इंसेक्ट। हनी बी के लिए देखेंगे तो हनी बी का देखिए, हनी बी में होता है, मेल में होता है 16, ड्रोन बोलते हैं जिसे, मेल। फीमेल में होते हैं 32, मतलब डबल होता है, फीमेल 16 32 छोड़िए, डबल होता है फीमेल। ठीक है, मेल बनता है हमारा पार्थेनोजेनेसिस से, फीमेल बनता है फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों, ये सारे किसके केस हो गए, हमारे मेल हेट्रोगेमेटिक। फीमेल हेट्रोगेमेटिक क्या होता है, बर्ड्स में होता है, मतलब यहाँ पर फीमेल से डिसाइड होगा कैरेक्टर, मेल होगा फीमेल। यहाँ पे कैसा होता है एक्स, कैसे रहेगा, हमारा ZW टाइप का रहता है, ZW और ZZ। ये तो ये मेल होता है यहाँ पे, ये फीमेल होता है। इससे डिसाइड होगा कि जो हमारा ओवम होता है उससे डिसाइड होता है कि बर्ड्स में ये बर्ड मेल बनेगा फीमेल। ठीक है, ये सारा देखा है। बाकी ह्यूमन में आपको पता है XY होता है, फर्टिलाइजेशन कराते हैं मेल फीमेल का, 50% चांस होते हैं मेल फीमेल के। उसका यहाँ पे म्यूटेशन दे रखा है, म्यूटेशन हमारा किसी भी जीन में किसी भी तरह का चेंज आना, उसके जीनोटाइपिक, जीन के सीक्वेंस, अल्टरेशन ऑफ DNA सीक्वेंस, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। अल्टरेशन एंड DNA कहलाता है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन हमारा किस टाइप होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन होता है, मतलब सिंगल कोई एक पर्टिकुलर एक एलील चेंज हो जाए, एक एमिनो एसिड का सीक्वेंस, उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया, इसको आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप। उसके बाद होता है हमारा डिलीशन, मतलब कोई DNA सीक्वेंस डिलीट हो जाए। इंसर्शन,
एडिशन मतलब कोई एडिशन हो जाए, इंसर्शन या डुप्लीकेशन, कोई डीएनए सीक्वेंस डबल हो जाए, डुप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें डीएनए की हैं, ये सारी चीज़ें। और बाकी पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है सिकल सेल एनीमिया, मतलब छोटा सा बेस पेयर में चेंज आता है, सिंगल बेस पेयर में, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बाकी यूवी किस से हो सकता है, यूवी रेस, म्यूटेशन, कार्सिनोजन, इन सब को बोलते हैं म्यूटेशन, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। यूवी रेस हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई तंबाकू वगैरह से भी होता है म्यूटेशन, ठीक है। बाद में देखा पेडिग्री एनालिसिस। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में देखा है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, मतलब जो ऐसी किसी तरह के जेनेटिक्स में चेंज आ रहे हैं, डीएनए में अल्टरेशन, क्रोमोसोम नंबर, इस सब चीज़ों में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री क्या होता है, चार्ट होता है फैमिली हिस्ट्री का, जिससे हम स्टडी करते हैं, चार्ट बनाते हैं फैमिली में किस किस को कौन सी बीमारी थी, उस हिसाब से स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री स्टडी को पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। किसी फैमिली का चार्ट बनाते हैं, जैसे हमारे को कुछ चार्ट बनाने कुछ सीक्वेंस देते हैं, आप कौन कौन सी आदत ने, ये वाला थोड़ी आदत इससे पूछते हैं, मतलब ये कॉन्सेग्नेस मेटिंग का सिंबल है, मतलब दो क्लोज रिलेटिव्स की मेटिंग, ठीक है। इसका हमें चार्ट दे रखे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ टाइप के, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। ये चार टाइप हो गए। अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट कॉमन टाइप के डिसऑर्डर्स है सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ पे आपको चार्ट याद रखना है किसका कौन सा चार्ट है। यहाँ पे आपको 2-3 चार्ट दे रखे हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट का चार्ट दे रखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल आपको रखना है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मसल की डिसऑर्डर है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोस का चार्ट दे रखा है, याद रखिएगा। अगर मेल में कोई, मान लीजिए फीमेल में कोई डोमिनेंट है, यहाँ पे मतलब ऑटोसोम जो हमारे एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी, उसमें चार्ट में कैसे कैसे ट्रैवल करिए डिजीज, आपको थोड़ा सा पैटर्न आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव, याद रखिए अगर रिसेसिव चार्ट है ना, मतलब डिजीज रिसेसिव में होगी, रिसेसिव स्टेट में, और डोमिनेंट में डोमिनेंट वाला होगा, मतलब डोमिनेंट फीमेल होगी। अब डोमिनेंट में आते हैं होमोजाइगस होती है, हेटेरोजाइगस होती है, पता कैसे नहीं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। अगर ये होमोजाइगस होती ना तो क्या रहता है, जितने भी डोमिनेंट होते हैं सारे बीमार होते हैं, लेकिन होमोजाइगस हो नहीं सकती क्योंकि सारे बीमार नहीं है। ये देखिए ये बीमार नहीं है, ये बीमार नहीं है, सिर्फ 2 बीमार, तो मतलब ये हेटेरोजाइगस होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, इससे ट्रांसफर होता है, इससे पता थोड़ा थोड़ा आइडिया रख सकते हैं। और रिसेसिव में क्या रहता है, रिसेसिव बंदा बीमार होता है तो मतलब पेरेंट्स हमारे डोमिनेंट होंगे तो रिसेसिव बीमार हो गए। तो एक चार्ट देखना पड़ेगा। उसका हीमोफीलिया दे रखा है। हीमोफीलिया क्या हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो क्या रहता है जिसमें मेल में ज़्यादा इफेक्ट होता है, फीमेल से ज़्यादा मेल ज़्यादा इफेक्ट होता है इसमें, क्योंकि मेल में ऐसे ये इफेक्ट होता है। मेल में क्या, फीमेल में क्या होता है, ये कैरियर होता है और ये इफेक्टेड होता है। तो मेल फीमेल तब सिर्फ तभी इफेक्टेड होते हैं जब मेल इफेक्टेड मेल हो और फीमेल कैरियर हो, तो बहुत कम केस होता है ऐसा। बाकी क्यूएन वेक्टोरा की फैमिली में लेते हैं, इसलिए इसे रॉयल डिसीज बोला जाता है, रॉयल डिसीज का नाम होता है। इसमें रहता है जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ब्लड में वो कम हो जाता है, इस वजह से हमारे खून में क्लॉटिंग नहीं हो पाती और छोटा सा कट लगते ही बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के चांसेस रहते हैं। क्वीन विक्टोरिया कैरियर थे इस डिसीज़ की, तो इस वजह से डिजीज़ उनके खानदान फैलते, इसलिए इसे बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, जो हम आपको बताए थे पीछे, ये किस वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन से होता है। इसमें जीन्स दे रखे हैं आपको, किस किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन तक डीएनए में क्या चेंजेस आते हैं, देखिए सिकल सेल एनीमिया के एचबीएस मतलब सिकल सेल एनीमिया, तो डिजीज होगा, ये वाला कैरियर होगा अनअफेक्टेड कैरियर, और ये वाला नॉर्मल पर्सन होगा, मतलब एचबीएस और एचबीए। ये देखिए यहाँ देख लीजिए एचबीएस एचबीए, ठीक है, नॉर्मल है, एचबीए नॉर्मल है, एचबीएसएस नॉर्मल है। अब ये वाला एडवांटेज भी रहता है, जो हमारा कैरियर होता है ना एचबीएस और एचबीए, ये एडवांटेज में रहता है। कहाँ पे, अफ्रीका में मलेरिया से प्रोटेक्शन करते हैं हमें को, मलेरिया प्रोटेक्शन, तो उनके लिए एडवांटेज है, बाकी उनके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज ही रहता है। होता कैसे है, जो हमारा डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जो उसका म्यूटेशन होता है सीक्वेंस होता है उसका सीक्वेंस का जेनेटिक का GAG होता है, वो चेंज होता है GAG डीएनए का सीक्वेंस है वो चेंज आएगा GTG में, और जो mRNA का सीक्वेंस है GAG से तो मतलब उनके लिए एडवांटेज रहता है। कैसे कैसे होता है, जो डीएनए का सीक्वेंस है GAG से GTG बन जाता है, और जो mRNA का सीक्वेंस है वो GAG से GUG बन जाता है। फर्क डिफरेंस क्या आता है इससे, जो हीमोग्लोबिन चेन होती है ना, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, HB की बीटा चेन, इसकी 6th पोजीशन पे, 6th पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, जिससे उसकी RBC की शेप चेंज हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है, सिकल शेप की, और उसमें प्रॉब्लम आती है, उन सेल की मौत जल्दी आती है, वो कैपिलरीज में अटक जाती हैं, जिससे वो कोगुलेशन खराब हो जाती है कैपिलरीज में अटक के, जिससे वो ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन कर देती है और खराब हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ देखती है, यही सब देखता है, मतलब क्या रहता है, सिकल शेप हो जाती है, जिससे वो अटक जाती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है बॉडी में, हाइपोक्सिया हो जाता है, यही सब देखता है।
सब्सटीट्यूशन हो जाता है, एक तरह का सब्सटीट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल याद रखिए, पॉइंट म्यूटेशन आपका पीछे बताया था, पॉइंट म्यूटेशन, समझे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे को देखा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है, इसका ये एक प्लोट्रॉफी का भी एग्जांपल है, प्लोट्रॉफी। इसमें क्या होता है, बॉडी में मेंटल रिटार्डनेस आती है। क्या होता है देखिए, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, थोड़ा समझ लेते हैं इसे, फिनाइल एलानिन एसिड होता है, इसको चेंज करना होता है हमें टायरोसिन में, जिसको जो करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, लेस, ठीक है, हाइड्रोक्सीलेज। ये तो एक काम करता है, नॉर्मल फंक्शन है। अब क्या रहता है, जब म्यूटेशन होता है तो इसमें कौन से क्रोमोसोम पे होता है ये म्यूटेशन, ये हमारा मोस्टली, ये हमारा 11वें उससे होता है, 11वें क्रोमोसोम से, 11वें क्रोमोसोम म्यूटेशन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब बॉडी में जब म्यूटेशन हो गया तो ये एंजाइम क्या होता है, डेफिशिएंट हो जाता है, ये काम बन नहीं पाता, जिससे क्या होता है, फिनाइल एलानिन बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, फिनाइल एसिड, फिनाइल एलानिन एसिड, जिससे आता है बॉडी में मेंटल रिटार्डनेस आती है, कन्वर्ट फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है, और अदर डेरिवेटिव फिनाइल एलानिन एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड, ये सब बनने लगता है, विक एसिड, जिससे क्या रहता है बॉडी में कमी आने लग जाती है। ये सब दे रखा है यहाँ पे। नॉर्मली तो ये होता है फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बन जाता है, और वो बॉडी के बाकी फंक्शन में काम करता है। क्या बनाने में मदद करता है, हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। कौन कौन से, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, ये सब बनाता है। अगर नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस आएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, पूरा एब्जॉर्प्शन किडनी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है, ये सब देखा है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोम डिसऑर्डर में आता है क्रोमोसोम की गिनती में 1-2 क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाता है। अगर 1-2 क्रोमोसोम कम ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, सिंगल क्रोमोसोम का। और अगर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का चेंज आता है, मतलब मल्टीपल क्रोमोसोम डिसऑर्डर, 1-2 कई सारे क्रोमोसोम में बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पहला सिम्टम दे रखा है हमारे को, पहला क्रोमो इसमें दे रखा है, एक सिंगल पेयर करता है तो, और अब इसका दे रखा है ट्राइसोमी नलसोमी, समझ लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए ये तो है, ये नॉर्मल है, इसमें अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, एन्यूप्लॉइडी एग्जाम्पल है। और अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी। और मान लीजिए कहीं एक ही क्रोमोसोम है और वो भी हट जाए तो नलसोमी बोल देते हैं, उसे 2 क्रोमोसोम गायब हो गए एक साथ, पॉलीप्लॉइडी केस आ गया तो नलसोमी बोल देते हैं, ठीक है, ये केस होता है। सबसे पहले डिसऑर्डर देखा क्रोमोसोम का डाउन सिंड्रोम दे रखा है। ये कौन सा क्रोमोसोम पे गायब नहीं हो सकता, मतलब कौन सा क्रोमोसोम होता नहीं बॉडी में, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, 21वें क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ये अलग केस होता है, एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें। किसने डिस्कवर किया था, लैंगडन डाउन साइंटिस्ट था 1866 में, याद रखिए 1866 लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था। इसमें क्या रहता है, बॉडी में हाथ में क्रीज में आ जाती है, पाल्मर क्रीज बुलडोजर जैसे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीज आ जाती है, राउंडेड फेस हो जाता है, मंगोलियन डिसऑर्डर बोलते हैं इसे, मंगोलियन डिसऑर्डर, फ्लैट फेस हो जाएगा और फूरो टंग हो जाएगी, मतलब स्मॉल हेड, ये सारे फीचर्स है इसके। पहचाने में पावर्चुअली ओपन माउथ, इससे आप पहचान सकते हैं पाल्मर क्रीजेस, मेंटल रिटार्डनेस, इससे पहचान सकते हैं कि हमारा डाउन सिंड्रोम है। और ट्राइसोमी होगी 21वें क्रोमोसोम पे। नेक्स्ट हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या रहता है, मेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाता है फीमेल वाला, जैसे ये तो है मेल का नॉर्मल, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाता है तो ट्राइसोमी हो गई ये भी। इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब मेल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, डेवलपमेंट, मेल में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, फेमिनाइन कैरेक्टर आता है, फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं, मेंट गेनेकोमेस्टियो बोलते हैं, और ब्रेस्ट, ठीक, और स्टेराइल हो जाता है, मतलब फर्टाइल नहीं रहता वो, ठीक है, ये सारे रहते हैं। बाकी इसमें क्या रहता है, और एक चीज़ याद रखिए, डाउन सिंड्रोम में और इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो उसमें डाउन सिंड्रोम में मतलब ये सारे फीचर्स हैं, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बाकी जो हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसका एक केस और है कि हमारी जो बॉडी है वो लंबी रहती है, मतलब मेल की बॉडी लंबी रहती है, टॉल स्ट्रेचर, ये सिम्टम और रहते हैं, फिर टॉल स्ट्रेचर रहता है। डाउन सिंड्रोम में भी टॉल स्ट्रेचर ही रहता है, बॉडी टॉल रहती है, ठीक है, टॉल स्ट्रेचर मतलब लंबा इंसान होगा डाउन सिंड्रोम में भी और क्लाइनफिल्टर में भी। बाकी टर्नर सिंड्रोम रहता है, फीमेल में होता है ये, और जो फीमेल का ये होता है ना, फीमेल का नॉर्मल एक क्रोमोसोम हट जाए, ये मोनोसोमी का केस है। तो क्या होगा, 45 क्रोमोसोम आ जाएंगे, इससे और फीमेल के ओवरीज वगैरह डेवलप नहीं हो पाएंगे, फीमेल स्टेरल हो जाएगी, मतलब ये स्टेरिलिटी के केसेस है,
फीमेल स्टाइल जाएगी और रेडियोमेंट्री ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें, अदर सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी यहाँ पे, ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू।